स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे आज की वीडियो में हम आवर एनवायरनमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। आवर एनवायरनमेंट में बेटे आप लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं? हमने इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को स्टडी किया। उसके बाद हमने फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में स्टडी किया। देन 10% लॉ ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है और कितनी अमाउंट एनर्जी की ट्रांसफर होती है, इसके बारे में स्टडी किया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल में बेटा कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि DDT, BHC, ये हार्मफुल केमिकल्स विच कैन नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकते हैं या ह्यूमन बींग्स या फिर कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म अगर एक बार फूड चेन में एंटर कर जाए तो हर ट्रॉफिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन क्या करती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, एंड दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो ये एक नंबर में ड्रम आ भी सकती है या फिर 2 या 3 मार्क्स में आपसे इसको एक्सप्लेन करना भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या फिनोमिना होते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में और हर हायर लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बायोमैग्निफिकेशन को? इट इज द फिनोमिना इन विच हार्मफुल केमिकल्स, कौन से हार्मफुल केमिकल्स भाई? वो वाले हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते हैं। हार्मफुल केमिकल्स विच आर नॉट मेटाबोलाइज्ड by the living organisms, उनका क्या होगा? Their concentration get increases, their concentration get increases at each trophic level if once they enter in food chain. If once they enter in the food chain, अगर एक बार वो फूड चेन में एंटर कर जाए तो वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन है हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज करती चली जाती है और इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। इस टाइप के केमिकल कौन से होते हैं? जैसे कि DDT, जैसे कि BHC, ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल्स। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर और हम उस एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये डालते हैं। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग वाटर अगर क्या कर दिया जाए, एंटर कर जाए इन द वाटर बॉडीज में एंटर कर जाए और उस वाटर में कुछ और ऑर्गेनिक फूड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड भी होगा which also contain these chemicals। वे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हार्मफुल जो है उन सब के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स ऑर्गेनिक फूड में भी होंगे और these organic food are consumed by the fishes। वो क्या करते हैं? वो फिशेस कंज्यूम कर लेती हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म लगा लो, इन फिशेस को मान लो फ्रॉग्स ने कंज्यूम कर लिया या मान लो इनको लार्जर फिशेस ने कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा? इनका जो कंसंट्रेशन है हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज करती चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फूड चेन ड्रॉ करके बताती हूँ कि सपोज करो कि हमने
ग्रास के ऊपर हार्मफुल केमिकल्स की स्प्रे की, ठीक है, हमने ग्रास पे हार्मफुल केमिकल्स का स्प्रे किया एंड जस्ट इमेजिन 0.1 mg उस हार्मफुल केमिकल की उसके अंदर अमाउंट है, उस ग्रास को फीड कर लिया डियर ने तो 10 mg वो हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी, और उसको फीड कर लिया लोयन ने तो उसके अंदर 100 mg उस हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल के बाद कंसंट्रेशन है ये फिक्स नहीं होता बेटा, दिस इज नॉट लाइक द 10% लॉ ऑफ एनर्जी कि मैंने 0.1 से 10 तो हर बार 10 गुना इंक्रीज होता है, दिस इज नथिंग लाइक दैट, दिस इज एन एग्जांपल। लेकिन इंक्रीज हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे 11 हो सकता है कि 12 हो सकता है कि 9 हो, बट हमेशा इंक्रीज करेगी हर ट्रॉफिक लेवल पे। इसी फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बेटा ये हमने बताया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स। अब इसी के सिमिलर एक दूसरा फिनोमेना और मैं आपको बताती हूँ कि जिसको हम क्या नाम देते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज ड्यू टू अनरिचमेंट ऑफ लेक, इसका मतलब समझेंगे, अनरिचमेंट ऑफ लेक। अनरिचमेंट ऑफ लेक इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक बार सुनेंगे। जब एक लेक के अंदर क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाए, ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक का मतलब क्या है, मान लो एक लेक है जो 20 ईयर्स पुरानी है, 20 ईयर्स तक उसमें डोमेस्टिक सीवेज भी आता है, दूसरे रन ऑफ वाटर भी आते हैं इधर उधर से सब जगह से, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्लांट भी होते हैं, उनकी डेथ एंड डिके भी होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अमाउंट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब न्यूट्रिएंट की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, जो एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट होती है उस एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ड्यू टू अनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, ग्रोथ ऑफ एल्गा विल इंक्रीजेस। एल्गा की ग्रोथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अबंडेंट अमाउंट में, एंड इट विल ऑक्यूपाई द एंटायर सरफेस ऑफ द वाटर। और ये जो एल्गल ग्रोथ है ये क्या करेगी, ये कंप्लीट पूरे के पूरे वाटर के सरफेस को कवर कर लेगी। इस वजह से जो सनलाइट होगी उस सनलाइट की पेनिट्रेंस पावर क्या होगी, नीचे के एक्वेटिक प्लांट के पास में कम हो जाएगी, एंड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गा it occupy the entire surface of water, and because of this reason light penetrance will decreases, लाइट की पेनिट्रेंस डिक्रीज कर जाएगी, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस। आप सोच के देखो, जितनी ज़्यादा एल्गी यहाँ पे होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिजोल्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी। अब अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी वाटर के अंदर तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होगी। सेकेंड थिंग, अगर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही सफिशिएंट अमाउंट में तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो भी ऑक्सीजन इवोल्व नहीं हो पाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स both will face ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, दोनों को ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ेगी, एंड इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और इस वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। आपको मैंने समझाया। अब हम इसी यूट्रोफिकेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज ड्यू टू एजिंग ऑफ लेक और वी कैन से अनरिचमेंट ऑफ लेक। ठीक है,
अनरिचमेंट तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ज़्यादा एज होने के कारण न्यूट्रिएंट की अमाउंट इंक्रीज कर दी। तो यूट्रोफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना in which due to abundance of algal growth, abundance of algal growth on the water surface, because of, किस वजह से हुई है बेटा, because of nutrient enrichment, oxygen level, dissolved oxygen decreases in the water and it leads to death of एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। तो एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई, और सेकंड थिंग जो फोटोसिंथेसिस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिड्यूस बिकॉज लाइट पेनिट्रेंस है वो भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बायोमैग्निफिकेशन से रिलेट करता हुआ है। क्या है इसमें, ये जनरली आपके क्वेश्चन आता है, वाटर पॉल्यूशन जो होता है ना, वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होता है। हम लोग वाटर को पोल्यूट करते हैं, चाहे वो सीवेज वेस्ट के कारण, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, जिस भी रीजन से। अब नो डाउट कि सीवेज वेस्ट में या एनिमल डंग में या ह्यूमन एक्सक्रीटा में या इंडस्ट्रियल वेस्ट में काफ़ी सारे अमाउंट के अंदर बेटे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल्स नहीं, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो नो डाउट उनके अंदर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी है जो एक टाइप में न्यूट्रिएंट का काम करेगा, और उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की अबंडेंस होने के कारण हमारे जो एल्गा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फुल फ्लैश फैल जाती है वाटर के ऊपर, और वो वाटर पे जब एल्गा की ग्रोथ बहुत इंक्रीज कर जाए, देखो उस कंडीशन को एल्गल ब्लूम्स भी कहते हैं। कई बार एक टर्म आती है, व्हाट इज एल्गल ब्लूम्स? एल्गल ब्लूम्स, abundant growth of the alga on the water surface is known as algal blooms। और इस एल्गल ब्लूम के कारण वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी आ गई वाटर में, और वाटर के अंदर लाइट की पेनिट्रेंस पावर कम हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इसके बाद बेटा हम कुछ ऐसे इफेक्ट्स पढ़ेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स के कारण या हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें कई सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्टडी करने हैं, जिनमें से एक हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, उनके लिए बेटा आपको एक सेपरेट वीडियो सेंड कर दो, जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में स्टडी करेंगे।